यहाँ पे पनिशमेंट देने का भी कोई वो नहीं है, ऑनलाइन में पनिशमेंट भी नहीं दे सकती तुम्हें मैं। नहीं तो ऑफलाइन में तो हाथ खड़े करके कर देते थे ना बाहर, क्लास के बाहर गैलरी में, और तुम लोग चले जाते थे, फिर चले जाते होगे पानी पीने। होता है क्या तुम लोगों के साथ ऐसा स्कूल में? मैम क्लास के अंदर ही खड़े करते हैं बच्चों को, अच्छा। वरना जितना हंसना टीचर के सामने हंस लो। मार पड़ती है? अच्छा। नहीं मैम, हाँ। साइंस वालों को नहीं मारते टीचर, जो काम नहीं करता उनको मारते हैं। मैम स्कूल कॉपी बनाना इम्पोर्टेंट होता है? स्कूल कॉपी क्या जो स्कूल में नहीं होता है? अगर स्कूल वाले कुछ नहीं कहते तो मत बनाओ, ठीक है? चलो ठीक है, जो भी बात करनी है आप लोग मेरे मेरे से बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अ, देखो 11th 12th हिसाब से तो 11th 12th वाले बच्चों को देना नहीं चाहिए नोटबुक वाला काम। आपका नेट नहीं चल रहा है, आर्यन? रिचार्ज खत्म हो गया क्या? एक बार चेक करो। कृष्णा आ गया क्या? हाँ। तो मैं क्या कह रही थी, वैसे तो 11th 12th वालों को देना तो नहीं चाहिए आइडली स्कूल का काम लिखने का, बट पता नहीं आज भी देते हैं बच्चों को। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो। जहां तक मुझे याद है मेरे टाइम भी 9 10 तक हमसे नोटबुक बनवाई थी। 11th 12th में तो मेरे को याद भी नहीं है, शायद मैंने बनाई भी हो नोट, क्योंकि इतना ज्यादा ऑलरेडी और भी चीजों का प्रेशर होता है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस इंडेक्स भी बनाना पड़ता है भाई साहब? कोई नहीं, मैं आऊंगी हिमाचल बड़ी जल्दी ही। मैम, तो उधर तो हमसे मिलोगे, हमारे टीचर्स से थोड़ी ना मिलोगे। कोई नहीं, हमारे टीचर से भी कर लेंगे बात। ठीक है चलो। सो बच्चों लेक्चर नंबर आज 1 रहेगा, और लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस क्या करेंगे एक बार आओ देख लो। अरे इधर आओ, आ जाओ, तुम तो खो गए स्कूल में। आओ इधर आओ, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, डीएनएफ लो। तो आज में ना आपको दिख तो बहुत सारी चीजें रही होंगी, एक्चुअली में ये बहुत सारी चीजें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का फर्स्ट डे है आज। तो आज इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद किस तरीके से करना है, मेरी अपनी कुछ निमोनिक्स हैं जो मैंने मेरे टीचर से सीखी थी, मैंने खुद नहीं बनाई, मैंने भी किसी से सीखी थी, वही मैं सिखाऊंगी तुम लोगों को। अगर तुमने कोई बेटर तरीके से सीख रखी है तो आप उसको फॉलो करेंगे मेरा बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, आज की क्लास में तुम्हें जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम नहीं मिलेंगे। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं मेरा बेटा, तो मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, एडवांस में इससे क्वेश्चन आया तो एक आएगा वरना नहीं आएगा, आएगा तो एक आएगा वरना नहीं आएगा, यानी कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेड चैप्टर। और जब आप इसके मेंस के क्वेश्चन देखोगे ना, आपका दिल ना ऐसे हो जाएगा, खुश, राजी हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इतने अच्छे सवाल बनाए हुए हैं ना, ऐसे टुच्चू कुच्चू सवाल नहीं बनाए हुए। अगर मैं नीट के लेवल के बात करूं, डीएनएफ लोक और जेई के लेवल का बात करूं, है डिफरेंस है अच्छा खासा। हालांकि सवाल एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछ रखे हैं, बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा हुआ है ना, बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किया हुआ है क्वेश्चंस को। वो तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा हम जैसे एटॉमिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन भी थोड़ा सा इसमें बताऊंगी, वैसे वो एफ फ्लोक में मेन है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये जो है मैं बताऊंगी बेटा। अभी मैं दिखा रही हूँ कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है? देखो, अगर मैं लास्ट 5 साल के डेटा की बात करूं, 2002 क्यों लिखा हुआ है ये, 2020, 2020 से 2025 तक की बात करूं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे, इधर देखो ना, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रही हूँ ना, वेटेज बढ़ रहा है इसका, ठीक है? लेकिन 2025 में क्या हुआ था ना, एक क्वेश्चन आया था, मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि एवरेज एक रहा था किसी शिफ्ट में। मतलब कितनी शिफ्ट होती है? 20 शिफ्ट होती है ना, 10 10 शिफ्ट, तो हम लगा लो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया था, ठीक है? 2024 में ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आए थे, तभी देखो नंबर बढ़ा हुआ इसका।
समझ रही हो? मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ बेटा, इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगी और तुम्हें कैसे पढ़ना है, एक मन मैं ये बता देती हूँ गर्व, ठीक है? आई होप सभी बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, ये चैप्टर स्कोरिंग है। तो मतलब अब देखो, अब बात आती है 2026 की, तो हो सकता है किसी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो सबको मिलेगा, हो सकता है किसी किसी की शिफ्ट में 2 सवाल भी देखने को मिले, ठीक है? तो मतलब रेडी रहना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रीजन इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनऑर्गेनिक से बहुत सारे चैप्टर तो डिलीट कर दिए इन्होंने, है ना? एस ब्लॉक डिलीट कर दिया और पी ब्लॉक भी आधे से ज्यादा डिलीट कर दिया। तो बच्चे कौन से चैप्टर? केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। पीरियोडिक से तो एक ही सवाल आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे इनऑर्गेनिक में 3 ही चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ लोग। तो ये बच्चा तो कोई छोड़ के ही नहीं जाएगा, छोड़ के गए तो पिटाई हो जाएगी, ठीक है? अब बात आती है मैम आप इसको पढ़ाओगे कैसे? देखो, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में जो इसकी लैंग्वेज है वो टफ है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको कैसे करना है, मैं आपको कराऊंगी तो एनसीईआरटी बेस्ड कराऊंगी, तो मैं उसको आसान लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी कि आज मैंने ये पढ़ा दिया, एनसीईआरटी के ये पेज आप पढ़ लो। गेटिंग माय पॉइंट? मैं इवन ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी कि एनसीईआरटी के ये पेज तुम्हें पढ़ने हैं। क्लियर है? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैंने क्लास में क्या कराया। और हो सकता है तुम्हें ना किसी लाइन का मतलब भी समझ में हो सकता है ना आए पढ़ते वक्त, तो मुझे लाइन की जो फोटो है ना वो डाउट में भेज देना, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। अगर वो लाइन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको जरूर समझाऊंगी, अगर मैं कहूंगी बेटा नहीं है तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बोल दूंगी कि उसको स्किप कर दो, ठीक है? लेकिन ऐसे जरूर करेंगे, जो मैं आपको बोलूंगी कि आज ये मान लो मैंने 2 पेजेस कराए एनसीईआरटी के, तो वो 2 पेज मैं बताऊंगी आपको ग्रुप में, बेटा ये 2 पेज करने हैं आपको, तो पढ़ लेना इसको। क्लियर है? ठीक है? और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेगा? लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं आपको इसमें नीट के भी सवाल कराऊंगी, क्योंकि नीट के भी कुछ अच्छे सवाल बने हुए हैं, जेई के तो मैं हमेशा करवाती हूँ, एडवांस के भी करवाऊंगी। अगर वैसे एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, इससे कम ही वेटेज है, बट जो भी मुझे मिलेगा क्वेश्चन मैं उसके भी कराऊंगी। और जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको वीके जयसवाल के भी क्वेश्चन दे दूंगी, मतलब एज अ प्रैक्टिस। लेकिन अभी अपनी प्रायोरिटी ये रहेगी जेई मेंस, ठीक है? क्लियर है? और सब एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? और रही हाँ बोर्ड के लिए भी, यस यस यस, एक और चीज मैं बोल दूं, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड्स में भी वहीं से ही आएगा सवाल, ठीक है? बोर्ड्स में आप सिर्फ बैक एक्सरसाइज के सवाल कर सकते हो, आपका 100% पेपर डीएनएफ ब्लॉक का बैक एक्सरसाइज से आता है, मेरे टाइम का आ रहा है, अब भी वही आ रहा है, इवन पिछले सालों में भी अगर मैं बात करूं बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं डीएनएफ ब्लॉक के, ठीक है? तो यानी कि ये चैप्टर ऐसा है, आपको कोई एंट्रेंस देना है, वेदर इट इज जेई एडवांस या बोर्ड्स का देना है, आपको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं आज पढ़ाऊंगी। बस फर्क ये आ जाएगा, बोर्ड्स में आपको थोड़ा सा पैराग्राफ में लिखना पड़ता है क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं आप लोगों को। जेई में आप लोगों को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी बुलेट पॉइंट्स बनवा के, ताकि वो आपको रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, बस ये डिफरेंस रहेगा। तो सभी नोट्स बनाएंगे और चैप्टर खत्म होने के बाद मैं इसकी एनसीईआरटी हाईलाइट तुम्हें खुद शेयर करूंगी, तुम अपने नोट्स बनाते जाओ। क्लियर है? अभी आई होप इतना बहुत है बताने का, अभी आगे स्टार्ट करेंगे तो चीजें धीरे धीरे पता लग जाएंगी तुम लोगों को, ठीक है? चलिए ठीक है मेरा बेटा। तो अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, थोड़ा सा स्लो रहूंगी स्टार्टिंग में। तो अगर मैं बात करूं आपको 4 ब्लॉक में जो है बेटा, नोट्स में बता दूंगी, अभी धीरे धीरे चलोगे ना आगे मैं बता दूंगी आपको कैसे बनाना है, ठीक है? ठीक है, चलिए आइए। ओके, तो अगर मैं बात करूंगी पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, हाँ या ना? लेकिन इसके एलिमेंट्स के नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? हलीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। पी ब्लॉक हमने ऑलरेडी कर लिया है, 15 to 18, 13 to 14 11th में पढ़ते हो, मतलब अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये हो चुका है ना? डन।
अब हमें पढ़ना है डी और एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बाद, ठीक है। तो हमें डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर देखो मेरा बेटा, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है मेरा बेटा? जैसे हम बोलते हैं ना मौसम का ट्रांजिशन, बदलाव, चेंज, है ना, चेंज, ट्रांजिशन। तो क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्या होता है आपका, बेटा इधर ध्यान दो, घर कोई भी सवाल पूछना बाद में पूछना। एक्सट्रीम लेफ्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम राइट में क्या होते हैं आप लोगों के? पी ब्लॉक होते हैं, उसके बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ट्रांजिशन हो रहा है ना, पहले एस फिर डी फिर पी, गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे दिमाग की बत्ती जग सकती है और तुम पूछ सकते हो कि मैम सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं ये वाले, अगर मैं नाम दूं तो बेटा ये 3D सीरीज होती है, अभी सब सिखाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग। 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। क्या मैम सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। अभी के लिए मैं बोल रही हूँ आंसर इज नो। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब जितने भी तुम्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, हम नहीं बोलेंगे कि सारे के सारे क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैम फिर क्या होता है? अभी मत बताओ, जिसको भी आता है ना प्लीज थोड़ा अपने तक रखो, है ना। ग्रुप 3 से 12 तक जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हम नहीं बोलेंगे कि ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऐसा क्यों है वो आपको तब पता चलेगा जब आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पता होगी। ये तो एक बेसिक मतलब बताया, वो बोलते हैं ना इंग्लिश का ट्रांसलेशन इन हिंदी, कि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। मेन इसका डेफिनेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक पढ़ने के बाद हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक में अगर तुम ध्यान से देखोगे मेरा बेटा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो ये ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो 58 से 71 आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, देख रहे हो, ठीक है। इनको हम बोलते हैं लेंथेनोइड्स। क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड्स। और 90 से 103 इनको हम बोलते हैं एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स। ये गलती मत करना कि मैम, या एक मिनट मैं सर्कल कर देती हूँ, ये गलती मत करना कि मैम लेंथेनम और एक्टिनियम जो है लेंथेनोइड और एक्टिनोइड्स है। नहीं, देखो ध्यान से देखो, लेंथेनम और एक्टिनियम ये क्या होते हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं मेरा बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो डी ऑर्बिटल में आता है, तो ये गलती मत करना, ये पेपर में आया भी हुआ है सवाल। तो लेंथेनम और एक्टिनियम, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से होती हैं जो कि रिजेंबल करती हैं आपके लेंथेनम और एक्टिनोइड्स को, तभी उनके साथ हम पढ़ लेते हैं। लेकिन लेंथेनम और एक्टिनम आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैम बात ये आती है कि हमें लर्न क्या करना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। देखो, आपको ना कौन से एटॉमिक नंबर याद करने हैं। मैं आज स्लो इसलिए चल रही हूँ ताकि जब आप मेरे को मंडे को मिलो, या कल भी अपनी क्लास है सैटरडे को मिलो, किस ग्रुप में आते हैं मतलब मेरा बेटा, यहाँ पे ग्रुप 3 में होगा मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो 57 से 72 आ रहा है ना डायरेक्ट, तो बीच में 71 तक कौन से हैं? ये वाले हैं, देख रहे हो। एक्टिनियम में 89 के बाद डायरेक्ट 104 वाला आ रहा है, तो बाकी के कहाँ गए? ये रहे, तो उनको हटा के जो है नीचे लिख दिया। इसीलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से उठाकर उनका अलग से स्टडी करते हैं, तो उसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मैम, हमें इसमें लर्न क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो सारे बच्चे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का एटॉमिक नंबर सबको याद होना चाहिए, मतलब 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। अगर आपको 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर नहीं याद है, गया ये चैप्टर हाथ से। तो आज आपका काम ही यही है कि पहले मैं आपको वैसे याद करा देती हूँ, 21 से 30 तक सबको करना है। मैं आपको पूरा डी ब्लॉक लर्न कराऊंगी, एफ ब्लॉक में बाद में कराऊंगी, ठीक है। अब डी ब्लॉक में भी हमें कहाँ तक याद करना है? ये वाले जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, रदरफोर्डियम और ये कॉपरनीशियम, ये आपको नहीं करते हैं,
ठीक है, मैं आपको यहाँ तक याद कराऊंगी। ये वाली मेन जो है हमारे इस ये काम के हैं, देख रहे हो। तो स्कैंडियम से जिंक आपका 3D सीरीज है, यट्रियम टू कैडमियम आपका 4D सीरीज है, लेंथनम और होफनियम टू मरकरी आपका 5D सीरीज है, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम से कोपरनिशियम आपका 6D सीरीज है। क्लियर है? आपको नाम कहां तक याद करने हैं मेरा बेटा? 5D सीरीज तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं मैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप पहले ये लिख लेंगे, जल्दी से हेडिंग डालेंगे। टी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले ऊपर लिख लो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी क्या होती है। कुछ बुक्स में बेटा ये भी लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि मैम ने 022 गलत बता दिया। ठीक है, कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है। मैम ऐसे क्यों? अब हमें क्या पता हमें कौन सा करना है, वो मैं आप लोगों को अभी जब कराऊंगी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मेरा बेटा मैं 3D की सीरीज की बात करूंगी, तो इसमें पहले मैं नाम लिख रही हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये होता है 3D सीरीज। अब इसको याद कैसे करोगे? इधर आओ, देखो ये मैं अपनी निमोनिक्स बता रही हूँ, अगर तुम्हें इससे बेटर कहीं पे याद की हुई है तो आप प्लीज वो कर सकते हो। मेरे को ये बेटर लगती है इसलिए मैंने ये करी हुई है याद। स्कैंडियम, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। स्कैंडियम तेरी, स्कैंडियम एक बंदे का नाम है, लगा लो बंदी का नाम है। स्कैंडियम तेरी विदाई करके, विदाई, विदाई समझ गए ना, शादी के बाद जो विदाई होती है लड़की की, वो विदाई। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया। मान लो वो जो लड़की है उसके फादर कह रहे हैं उसको, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने फ्री हो गया, मस्त फ्री हो गया शादी वादी करके। उसके बाद मैंने फ्री हो गया। अब देखो शादी पे तो हम भारी भारी कपड़े पहनते हैं, मानते हो या नहीं मानते हो? या तुम घर से बाहर भी जाते हो मस्त जो है तुम लोग जीन्स वीन्स पहन के जाते हो और फिर घर पे आके तुम अपने नाइट सूट में कंफर्टेबल होते हो या नहीं होते हो? बताओ मुझे। तो स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर, यू नो ना निक्कर, ऐसा तो नहीं है ना कोई यहाँ पे ज्यादा अंग्रेज तो नहीं बैठा ना, बता देना मेरे को। निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। मतलब शादी पे भारी भारी कपड़े थे, उसके बाद मैं फ्री होके मैंने निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। अब मैम ये कैसे करना है? अगर आपको आसान लग रही है तो अच्छी बात है। स्कैंडियम तेरी विदाई, स्कैंडियम मतलब स्कैंडियम, तेरी यानी कि टाइटेनियम, क्या टाइटेनियम, नाम भी लिखती जाऊं क्या? टाइटेनियम। विदाई, विदाई बोले तो वेनेडियम, वेनेडियम करके यानी कि क्रोमियम, बोलो। मैं फ्री हो गया, मैं बोले तो मैग्नीज, आपको सिंबल याद होना ज्यादा जरूरी है। मैं फ्री हो गया यानी कि फ्री बोले तो आयरन। अब यहाँ पे हो गया, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो मतलब हो को ऐसे याद रखना, हो क्या है यहाँ पे? कोबाल्ट भैया जी है। उसके बाद मैंने मस्त निक्कर यानी कि निकल, कुर्ता यानी कि कॉपर, जीन्स पहन ली यानी कि जिंक। 21 से 30 आपको ये ध्यान रखना है इनके एटॉमिक नंबर। 25, 26, 27, 28, 29, 30। तुम्हें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि कोई नींद में पूछे अरे बताओ भाई 25 एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो तुम्हें आनंद है मैग्नीज होता है। ये नहीं कि लिखने बैठोगे स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैंने पकोड़े खाए, मैंने लस्सी पी, उसके बाद मैं फ्री हो गया। ये नहीं करना तुम्हें, एक बार अभी याद कर लो ताकि याद रहे। ठीक है, हो जाएगा ये याद? बताओ मेरे को एक बार। यस। ठीक, ओके।
उसके बाद मैं अब ग्रुप वाइज आपको याद कराऊंगी, मतलब ऊपर से नीचे तक आपको मैं याद कराऊंगी, ऐसे लेफ्ट टू राइट नहीं कराऊंगी क्योंकि वो मुझे याद नहीं होता, मुझे ऐसे ऊपर से नीचे याद होता है। देखो कुछ तो ऐसे हैं जिसकी निमोनिक्स मैंने नहीं बना रखी है, जो ऐसे मुंह जुबानी याद हो जाते हैं। अगर तुम्हें कहीं मिलती है तो मुझे भी बता देना, मैं अपने बच्चों को बता दूंगी दूसरे बैच में। बाकी मैं बता देती हूँ जो जो क्या कहते हैं जिसकी निमोनिक्स मैंने याद की हुई है अपने टाइम में। देखो स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम, ये आपको ऐसे याद कर लो क्योंकि मैंने ऐसे कर रखा है, तुम्हें मिले तो कर लेना। स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम। ऐसी टाइटेनियम के नीचे आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। देखो एक वो बन रही है ना, रिदम सी बन रही है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। मैं भी याद करा रही हूँ, कर लो। टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे एटलीस्ट सिंबल याद रखो इनके। बचपन में क्या देखते थे तुम, वो वाला कौन सा कार्टून आता था बेटा, अरे वो कौन सा आता था, अरे यार डोरीमोन, डोरीमोन। तो आप ऐसे याद रखोगे नोबिता, नोबिता। कौन थी नोबिता, नोबिता बताओ उसका कौन था, वो शिजुका का वो था ना, फ्रेंड था, याद है मुझे भी थोड़ा थोड़ा। तो वी नोबिता, वी नोबिता। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे आता है मोटू, फिर उसके नीचे आता है डब्लू। क्रोमियम, मोटू, डब्लू। एमओ मोलिबेल्डियम होता है, डब्ल्यू इज टंगस्टन। सिंबल याद होने चाहिए। इसको ये सब मैंने खुद से नहीं किया, सही बताऊं, मेरी टीचर ने बताया था 10th क्लास में, मुझे वो याद है, वही मैं सबको करा देती हूँ, मैंने कुछ अलग से नहीं किया इसको याद। मांजा, टीना चावला रे, टीना चावला नाम होता है ना बंदी का, टीना चावला, मांजा, टीना चावला रे। टेक्टिनियम और रीनियम, नाम क्या होता है इनका, टेक्टिनियम और रीनियम। नाम याद नहीं हो रहे, धीरे धीरे हो जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद है आयरन, रूठ गया, ओसम। ओहो क्या बात है, ओहो बड़ी मजे आ गए तो। आयरन रूठ गया, ओसम। रूट माने इसका नाम है रुदेनियम, ओसम माने ओस्मियम। ठीक है, लिखा इतना। ओके, नेक्स्ट है कोबाल्ट के नीचे, मैंने ऐसे मतलब मुझे निमोनिक्स नहीं पता है, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। तुम्हें कोई मिलती है तो मुझे भी बता देना, डाउट सोल्विंग ग्रुप में या पर्सनल ग्रुप में। ये मुझे ऐसे ही याद है तो फिर मैंने सोचा क्यों ही करूं इसकी निमोनिक्स। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। NiPdPt, NiPdPt। लेफ्ट टू राइट पता है, इट्स ओके सुमित, आप वैसे कर सकते हो बेटा। NiPdPt। निकल पड़ेगी पिटाई, निकल पड़ेगी पिटाई। ये अभी अभी तुमसे बात करते करते आ गया दिमाग में। निकल पड़ेगी पिटाई, NiPdPt। सबसे सस्ता कॉपर, उससे सस्ता सिल्वर, सबसे महंगा गोल्ड, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ऑल राइट, लास्ट आता है तुम्हारा जिंक। जिंक के नीचे कैडमियम भैया जी, कैडबरी चॉकलेट। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी। जल्दी से मुझे थम्स अप दो कि ये सब लिख लिया है तुमने। संदीप, श्रुति, सुनिधि नहीं आई क्या, सुनिधि नहीं है ना? और कौन नहीं है, काफी बच्चे नहीं है।
बता देना और कौन कौन नहीं, अगर तुम लोगों के दोस्त को जानते हो तो बता देना। सिमरन है? यस मैम। सो तो नहीं गई सिमरन? सो गए क्या? सो गई लगता है सिमरन। ओके, तो एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं। आओ जल्दी आओ, अरे इधर आओ, हंस क्या रहे हो? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, 3D वाली लेफ्ट टू राइट याद कराई है। स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जींस पहन ली, चलो भाई शादी से हो गया मैं फ्री। उसके बाद मैंने डाउन द ग्रुप याद कराई है। स्कैंडियम, लेट्रियम, लेंथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफ्नियम, वी नोबिटा, क्रोमियम, मोटू, टंगस्टन, मांजा, टीना चावला रे, आयरन रूट गया ओसम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल पिटाई, निकल पड़ेगी पिटाई, सबसे सस्ता कॉपर, उससे महंगा सिल्वर, सबसे महंगा गोल्ड, नीचे जिंक, कैडबरी चॉकलेट, नीचे आ जाएगा मरकरी। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। बोलो बनी के बाद, क्योंकि अभी मैं ये ट्रिक हटाने जा रही हूँ बेटा, क्योंकि आई होप तुमने लिख ली होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हटा दूं ट्रिक? यस मैम। ठीक है। छह दिन का लेक्चर है बस, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी। चलिए ओके। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या है। अब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो अगर मैं 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को बताऊं तो कैसे लिखते हो तुम लोग बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? 4s2 3d1, ऐसे लिखते हो ना? पहले 4s में होती है फिलिंग, फिर d वाले में होती है, ऐसे ही लिखते हो सारे बच्चे? और अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं 1s2 से लेकर 3p6 की बात करूं तो ये कितने हो रहे हैं? 12, 12 और 6 18। और 18 किसका होता है बेटा एटॉमिक नंबर? आर्गन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? इधर आना, मैं यहाँ पे लिखूंगी आर्गन। अब कितने बचे? 3, तो 4s2 3d1, देख रहे हो? है ना? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगी? 22, आर्गन में बार बार नहीं लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 4s2 3d2। वेनेडियम में क्या हो जाएगा? 4s2 3d3। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते थे, है ना? 4s1 3d5। यहाँ पे 3d4 4s1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है, राइट? और हाफ फील्ड है 3d5, क्योंकि d में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, 5 आ रहे हैं, मतलब हाफ फील्ड है, स्टेबिलिटी है ना? आप पढ़ते होगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सचेंज एनर्जी है, दिस इज द रीजन। नहीं याद है तो ऐसे याद रखो, हाफ फील्ड है, स्टेबल है। फिर उसके बाद मैग्नीज का होता है 25, 25, आर्गन में 18, 4s2 20, बचे 5 कहाँ आ जाएंगे? 3d5 में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, निकल 28। कॉपर इज एक्सेप्शन, कॉपर इज एक्सेप्शन। कितना होगा इसका? 4s1 3d10, अगेन फुल्ली फील्ड है, स्टेबल है। जिंक में क्या होगा? 30, आर्गन 18, 4s2 यानी कि टोटल 20, और बाकी जो 10 बचेंगे कहाँ आ जाएंगे मेरा बेटा? 3d में आ जाएंगे। बोलो बोलो की कहते हो? चलो अब बात आती है मैम
आप ये बताओ, इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन के बिना तो बात ही नहीं करते हम लोग। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन कहाँ कहाँ है, तो सर्कल मार्क कर लो। एनबी, नोबिलियम, एमओ, एमओ, एक्टिनियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर। ठीक है, कॉपर, ओ कॉपर कह रही हूँ, गोल्ड, प्लेटिनम, सर्कल मार्क कर लो इसको। ठीक है, बोलो। यस। और एक इसके नीचे आता है आरजी, वो मैं लिखवा दूंगी। ठीक है, ये इस पे आप सर्कल मार्क कर लो। मतलब इसकी मैं ट्रिक बता रही हूँ, एक बार पहले सर्कल मार्क कर लो, क्योंकि इसकी ट्रिक के बिना याद नहीं हो पाएंगे। चलिए आइए, देखो पहले मैं आपको ये एनसीईआरटी की स्निपिंग है, इफ यू वांट तो एनसीईआरटी में सर्कल कर सकते हो। देखो अगर तुम देखो क्रोमियम में एक्सेप्शन थी, क्या एक्सेप्शन थी मेरा बेटा? 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कॉपर एक्सेप्शन थी, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है? एनबी में आ रहा है एक्सेप्शन, मोलिबेल्डियम में आ रहा है एक्सेप्शन, रुदेनियम में आ रहा है, इधर आओ इधर आओ, रोडियम में आ रहा है, पैलेडियम में तो है ही नहीं, देखो ना एस खाली है, खाली। सिल्वर में आ रहा है, देखो मेरा बेटा, याद करने का तरीका बता रही हूं मैं। यानी कि सिर्फ पैलेडियम को छोड़ के बाकी सब में क्या है? S1 है, हाँ या ना? तो अगर मैं बोलूं बेटा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-d 1 to 10 ns 0 to 2 है। मान लो मैं बात करती हूं आपके 3D सीरीज की, तो मुझे ये बताओ 3D सीरीज में ये कौन से पीरियड के एलिमेंट्स हैं? 4th पीरियड के, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही इंडिकेट करती है पीरियड नंबर, यस और नो? तो n यहाँ पे क्या है? आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल बोल दो, और n-1 इसके अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। क्या नाम होता है? पेनल्टीमेट। अब इसको आउटर मोस्ट दे दे तो इसको भी तो कोई नाम देना था ना, पेनल्टीमेट शेल। अगर मान लो n4 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा? तो यही तो है 3d1 4s2, बोलो 3d में। अब एक बात बताओ, डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फिल हो रहे हैं? 1 से लेकर 10 तक हो रहे हैं। किसी को कोई डाउट है? या तो डी में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू 10 होगा, यस और नो? यस मैम। एस में क्या होगा? एस में क्या होगा? 0 to 2। 0 सिर्फ पैलेडियम में है, ठीक है, और 1 जो ये मैं एक्सेप्शन बता रही हूँ। तो यानी कि या तो एस वाले में 1 है या 0 है या 2 है। कई बुक्स में ये भी लिखा हुआ है मेरा बेटा, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी खोल के बैठा, वैसे जरूरत नहीं है बाद में खोलना, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है एक्सेप्ट पैलेडियम। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पैलेडियम में एस क्या है ही नहीं। ऑलराइट, ये एक्सेप्शंस है। मैम अब ये बताओ एक्सेप्शन को याद कैसे करना है? याद कैसे करना है एक बार देख लेते हैं, कोई और भी है क्या? देखो प्लेटिनम में भी 1 है, गोल्ड में भी 1 है, एक इसका ये भाई होता है आरजी, रोटेंजियम होता है इसका नाम, इसमें भी एस में 1 ही होता है। हालांकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ट्रिक में लिखवा दूंगी इसका नाम। अब आ जाओ मैम, ट्रिक क्या, बार बार ट्रिक ट्रिक कर रहे हो आप, आ जाओ। लिखो नवाबी, लिखो नवाबी क्यों करे रजा, रजा बोल दो या रागा बोल दो, नवाबी क्यों करे रजा मौत, मौत तक रुकावटें, मौत तक, जब तक मौत नहीं आ जाती तब तक रुकावटें राह में, राह मतलब रास्ते में, रास्ते में
पड़ेगी और पिटाई होगी। मानते हो नहीं मानते हो जिंदगी की सच्चाई? गौरव सो तो नहीं गए? आरुष, स्मृतिका, अंजलि? नो मैम। नो मैम। चलो बहुत ही बढ़िया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कौन से दो बच्चे हैं आए नहीं, एक तो सुनिधि नहीं आई। बता देना अगर किसी को ध्यान में आए तो। ऋषि सुन रहे हो? मनीषा? Yes, ma'am. कृष्णा? सक्षम? चलिए यस आत्मा। चलिए अब मैम ये है क्या नवाबी? नवाबी बोले तो एनओ है ना? सॉरी एनबी। क्यों बोले तो कॉपर, करे यानी क्रोमियम, रागा रजा मतलब आरजी, मोत यानी कि मोलिबेल्डियम, तक यानी कि टेक्टिनियम, हाँ साजियन है। रुकावटें यानी कि कौन बताएगा? रुदेनियम, राहा राहा रोडियम, याद है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। में पड़ेंगी और पिटाई होगी। पड़ेगी यानी कि पैलेडियम और पिटाई यानी कि प्लेटिनम। और मतलब क्या है? सिल्वर और गोल्ड। नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होगी। कर लोगे? कुछ नहीं है ना? नहीं मैं कुछ नहीं है, अरे सॉरी मैं कुछ नहीं है, मैं हटा देती हूँ, और होगी कुछ नहीं है। ठीक है। नवाबी क्यों करे रजा, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होगी। और मतलब गोल्ड और सिल्वर। और वाली आ रही है ना, एजी, एयू। ठीक है। या और को ना ऐसे लिख दो तुम, AUR। ठीक है। लो कर लोगे? ये क्या है? मतलब ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है मेरा बेटा? एक्सेप्शन है। ठीक है जी। यहाँ पे सब में एस में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ कहाँ पे है एस में 0? पैलेडियम में है 4d10। आई होप क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, आपको सिर्फ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है। एक्सेप्शन तुम्हें ये सारे याद रखनी है। और एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक याद रखो, वो होता है उतना। ठीक है, हो भी गया? कंफर्म कर दो एक बार सारे बच्चे। चलिए बहुत ही बढ़िया बेटा। अब आते हैं मैम, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? केमिस्ट्री में अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन दूंगी तो क्या होता है? तो मेरा बेटा ट्रांजिशन जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो मेटल्स है, इसलिए उनको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप उनको बोलोगे, उन एलिमेंट्स को बोलोगे जिनका जो डी सबशेल है, मतलब जो डी है सबशेल, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो मेरा बेटा? 1 से 9 हो, यानी कि पार्शली फिल्ड हो। समझे? पार्शली फिल्ड हो। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन बता रहे हो। कहाँ कहाँ पे? या तो न्यूट्रल एटम यानी कि ग्राउंड स्टेट में, या फिर उनके आयंस में, या यू कैन से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी मैं एग्जांपल के साथ बता देती हूँ तुम लोगों को। मतलब अगर जैसे, चलो एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। कॉपर है बेटा, अब कॉपर जो है तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट है।
कॉपर का एटॉमिक नंबर मुंह जुबानी याद होना चाहिए कृष्णा, 29। ठीक है आदर्श। तो ये होता है आर्गन 18, 4s1 3d10। तो मैम यहाँ पे तो डी पार्शली फिल्ड है ही नहीं, ये तो फुल्ली फिल्ड है, तो हम कैसे बोलेंगे कि कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? मैंने एक लाइन बोला है, या तो न्यूट्रल एटम ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कॉपर की दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कौन कौन सी अभी नहीं पता तो सीख जाओगे, +1 और +2, ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर मैं +1 की बात करूं मैम, ये तो फिर भी 3d10 है, तो ये भी कैसे होगा? लेकिन कॉपर +2 में तो 3d9 है ना, दैट इज वाई कॉपर इज अ, बोलो, ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ। क्या कहते हो? तो इसीलिए आपको अगर मान लो कॉपर है ना, और आप कहोगे मैम D10 है, ये तो है ही नहीं, लेकिन अगर वो अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पार्शली फिल्ड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक या नो से, एक और नो के बीच में है या एक और नो है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब तुम मैम खुद दोबारा हाँ बोलो। समझाना। मैं बोल रही हूँ, अगर मेरा बेटा तुम्हारा कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी सबशेल है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 9 तक है, मतलब 1 हो सकता है, मतलब 10 नहीं होने चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट है, 0 नहीं होने चाहिए। अगर 1 से 9 तक है मतलब पार्शली फिल्ड है, तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में डाल देंगे। या तो वो अपने न्यूट्रल एटम, या तो वो न्यूट्रल एटम हो यानी कि ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर अपने किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर पार्शली फिल्ड है dy ऑर्बिटल, तो हम तब भी उसको क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। तो कॉपर में 3d10 था, कॉपर +1 में 3d10 था, लेकिन कॉपर +2 में क्या था गौरव? 3d9। तो इसीलिए हमने कॉपर को क्या डिक्लेयर कर दिया? ट्रांजिशन एलिमेंट डिक्लेयर कर दिया। बोलो क्या कहते हो? ठीक है मैम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी है? आओ वही लिखवा रही हूँ मैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके एक पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे अपने नोट्स में, चलो लिखना चालू करो। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं ग्रुप नंबर 12 के, उनमें क्या होता है? तीनों के तीनों में क्या होता है मेरा बेटा? D10 होता है। अगर मान लो इनकी मैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं, तो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 जिंक की, +2 के अलावा वो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। मैं मम्मी कैसे पता चलेगा? एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पे बताऊंगी, अभी मेरी बात मान लो। तो अगर जिंक +2 की बात करूंगी तो इसमें भी तो 3d10 होगा ना मेरा बेटा? बोलो क्या कहते हो? है ना? इधर आओ ना एक बार। जिंक तो होता है आपका वो 4s2 3d10 होता है, तो अगर जिंक +2 लूंगी तो उड़ जाएंगे ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन, 3d में तो फिर भी 10 रहेगा। ऐसे ही कैडमियम का भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मरकरी +1 और +2 दोनों में मिलता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? D10 तो इसमें भी रहेगा, क्योंकि S में से निकलना होता है पहले तो इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो नहीं है। तो मैम फिर इनको क्यों हम पढ़ते हैं भाई? डी ब्लॉक हम क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ना। बोलो क्या कहते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं, तभी इनको पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही रखा गया है। तो क्या मैं एक छोटी सी बात लिख दूं, तुम बताना ठीक है या नहीं है? ऑल, पहले मैं लिखने दो मेरे को, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, but all D block elements, सोना मत, all D block elements are not transition element। बोलो
Yes, ma'am. Yes. जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक तो है ही, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक ट्रांजिशन नहीं है। एग्जाम्पल जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, यूनिवर्सली ट्रू। ठीक है, तो आई होप एक बार देख लो, अपना जितना लिखा है रिवाइज कर लो, देन फिर हम आगे चलेंगे। नहीं आगे नहीं, क्वेश्चन है भाई, टेस्ट है तुम्हारा। 1 2 3 4 5 6 7, ओके 6 नंबर का टेस्ट है। जल्दी से रिवाइज कर लो जितना पढ़ा है अभी, फटाक से करो। तुम्हें 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, फटाफट से रिवाइज करो। पलक ठीक है, Yes, ma'am. सुमित, संदीप ठीक है। नहीं नहीं पी, अरे पी ब्लॉक का तो मैं तुम्हें इसलिए बोल रही थी ग्रुप में, ताकि तुम पढ़ के आओ। डी ब्लॉक करा रही हूँ, पी ब्लॉक तो गया, टाटा बाय बाय कर दिया मैंने, उसको कर ली। तुषार ठीक है, ध्रुवी, चलिए चलो। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा और ना ही अपने आप माइक अनम्यूट करेंगे। आप लोग हैंड रेज करोगे, पूछूंगी मैं उससे जिससे मेरा मन करेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक सवाल है। चलो हो जाओ चालू, मतलब स्टार्ट हो जाओ। सारे बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, वेरी गुड। अभी भी थोड़े बच्चों ने नहीं किया, कौन है वो बच्चे? ध्रुवी आपने नहीं किया है बेटा। सिमरन, सिमरन ने तो किया होगा। बेटा जिन्होंने नहीं किया ना करो, री आंसर बताओ मेरे को इसका क्या होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ जल्दी। पलक आप बताओ, पलक। मैम इसकी होती है n-1, D1 से 10 और n ऐसे 0 से 2। ऑप्शन बताओ ना कौन सा होगा बेटा। मैम ऑप्शन नंबर बी, उसमें n p तो नहीं था, नोन होना चाहिए वैसे, बी वाला ऑप्शन। और देखो ध्यान से, कृतिका आप बताओ, कृतिका। Yes, ma'am. बोलो आंसर बताओ, क्या पढ़ रहे हो आप फिर क्लास में? गला मैम चीख के मैंने ट्रिक बता दी, मेरा गला वो हो गया दर्द। तुम लोगों को एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता चली क्या? मैम सी ऑप्शन। सी, यस मैम सी ऑप्शन एनसीईआरटी में यही लिखा है ना। अभी तो मैंने बोला, ये क्या लिखवाया है मैंने, ये देखना। 0 to 2 भी हो सकता है और 1 to 2 भी हो सकते हैं, तो गलत है ना। 4p में कहाँ भर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगेन सिंपल क्वेश्चन। सक्षम बेटा बताना। बोलो। अभी
पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? ऋषि, ऋषि जी, संदीप, अरे तुम लोग, हाँ बोलो, सी, वेरी गुड। पैलेडियम, क्या हुआ सक्षम? पैलेडियम में क्या था, याद करो ना, कोई बात नहीं बेटा। सिल्वर में भी 10 थे और कैडमियम में भी क्या थे? 10 थे। ठीक है, ये सिर्फ क्वेश्चंस में इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए जो अभी तक पढ़ाया है। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट की बतानी है जो इस एलिमेंट के ऊपर है, मतलब किसी का एटॉमिक नंबर 43 है, इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को बतानी है। हर्षिता आप बताओ। ओके, सिमरन, कृष्णा, भाई साहब आवाज फट गई तुम्हारी, मतलब वॉइस फट रही है उसकी। लैपटॉप से ज्वाइन किए हुए हो क्या? No, 43 के ऊपर वाला कौन है? 25 है। 25 में 18 ऐड करो, कोई बात नहीं कृष्णा, यही आएगा। तो 25 यानी कि मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। क्वेश्चन नंबर 4 करो। गौरव आप बताओगे? मतलब फर्स्ट ऑप्शन। 1 मिनट बोला अच्छा, मैम, एक सेकंड चेक। ओके। हाँ श्रुति, बी ऑप्शन। मतलब ये वाला मैग्नीशियम वाला। प्रिंस खोजान आप बताना। मैम बी। ओके, मैम बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। डी। ओके, आदर्श, मैम आदर्श सी। अरे अब ये भी बता दो, किसी ने ए तो नहीं निकाल लिया? बच्चों आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना, तो लिखना एक बार, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आगे बताओ 4s2, 3d6। और अगर मैं +2 की बात कर रही हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल फेंकोगे तुम? यहीं से तो निकालोगे ना। तो हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2? दैट इज 6। तो देखो ना नियोन में कितना आ रहा है, नियोन का 10 होता है ना, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो p कितने हैं? 6। तो ये तो बराबर ही हो गया। आपसे पूछे नॉट इक्वल, तो ये नहीं होगा।
Mg का 12 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? s में इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6, तो ये भी बराबर हो गए, ये भी नहीं हो सकता। आयरन में d इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, ये भी बराबर हो गए, तो आंसर ये आएगा। Cl नेगेटिव का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो देखो ना कितने हैं, p इलेक्ट्रॉन देखो 6 और 6 12, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, मैम एमजी के एस इलेक्ट्रॉन्स बोले हैं। हाँ तो s 6 है ना बेटा, 2 2 2 4 और 2 6। समझे क्या? आप लोग ये तो नहीं कंफ्यूज हो गए, वहां पे डी है यहाँ पे एस है। उसने पूछा था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ, मतलब जितने डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बताओ किस केस में इक्वल नहीं है। ठीक है, गौरव कह रही हूँ, गर्व। ठीक है, चलो फाइनली एक क्वेश्चन तो आया जेई 2024 का, करना है इसको बेटा। ये कौन सा सवाल है वैसे? 5वां। आपको बताने हैं वो वाले एलिमेंट जिसमें D10 है, मतलब D10 है। वेरी गुड, शाबाश, करो फटाफट। आदर्श बताओ अब तुम। मैम बी। ओके, कृतिका यस मैम। मैम बी। बताओ, पक्का? मैम बी। प्रिंस यस आप मैम। बताओ, प्रिंस राठौर। मैम ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है। कॉपर जिंक कैडमियम और सिल्वर में क्या है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक और आ गया 2024 का सवाल, करना आराम से इसको। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब मैंने जहां से उठाया है ना क्वेश्चन, वहां पे जो क्वेश्चन नंबर था वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना है, करो इसको, सोल्व करो आराम से। हैंड रेस करो जल्दी से। अपनी क्लास कब तक होती है ये? 10:15 तक ना? ठीक है, अभी तो आधा घंटा हो रहा है। राहुल आप बताओ, मैम डी ऑप्शन। कौन सा? तेज ही बोलो, मेरे को बी और डी एक ही सुनाई देता है। सेकंड या फोर्थ? बी ऑप्शन। बी फॉर बोल ना? यस मैम। तो क्रोमियम +2 में क्या होगा? क्रोमियम में क्या होता है? 3d5 4s1, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d4 बचेगा। Mn+ में से Mn+ क्या होगा? 3d5 4s1। निकल क्या होता है? 3d8 4s2 होता है, तो ये 3d8 बच जाएगा। और वेनेडियम क्या होता है? स्कैंडियम तेरी विदाई, यानी कि 23 4s2 3d3, यानी कि ये हो जाएगा 3d3 4s1। ठीक है, अब लगा लेना आंसर। मैम एक डाउट था। हाँ हाँ पूछो बेटा। मैम जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें पहले एस ब्लॉक से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होते हैं। हाँ, क्योंकि एस वाला आउटर मोस्ट शेल है ना। अगर मान लो मैं बात करूं 1s2 2s2 2p, तो पहले 3d वाला आएगा, उसके बाद मतलब पहले थर्ड वाला शेल आएगा, फिर उसके बाद फोर्थ वाला शेल आएगा ना बेटा। तो आउटर मोस्ट शेल हो गया ना आपका फोर्थ वाला, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले। ठीक है, फिर उसको जब खाली कर दोगे फिर 3d की बारी आएगी। हर एलिमेंट के लिए मैम। फिर से बोलो। हर एलिमेंट के लिए। हाँ, सब में एस में से निकल रहा है यहाँ पे।
ठीक है देखो मैम। ना, या तो एस में 2 थे जो मैंने एक्सेप्शन बताई, या एस में 1 है, या एस में 0 है। तो तुम देख रहे हो सारे के सारे खाली हुए हैं एस में से, देख रहे हो जितने भी मैंने, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ले रही हूँ, जितने भी मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस भी बताई हैं, या तो उसमें एस में 1 था, तो अगर आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो पहले एस में से निकलना चालू होगा, फिर डी में से निकलना चालू होगा। तो आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। और वो चाहे पूछ ले, मान लो बोले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 4 निकाल दे, तो पहले आप कहाँ से निकालोगे? एस वाले से निकालोगे। जब 2 उसके खाली हो जाएंगे 4s वाले, तो फिर किसकी बारी आएगी? 3d की बारी आएगी, ठीक है। 3d से मत निकालना। चलूं? चलिए अब हम बात करते हैं, आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब कोई दिक्कत नहीं है, हो तो बता देना फिर भी। जनरल ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब हम ट्रेंड्स देखेंगे, और ये वाला 2 दिन लेगा, मतलब 2 लेक्चर लगेंगे इसमें आराम से इनको खत्म करने में, 2 से 3। तो है क्या ये मेरा बेटा? जनरल ट्रेंड्स में याद है तुम लोगों को, जब अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था? याद करो। आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था ना ये। तो यहाँ पे भी वही पढ़ना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है। अलग इसलिए है बेटा क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, वो डी ब्लॉक एलिमेंट में होता है। जो हम सोचते हैं यहाँ पे वैसी चीजें नहीं हो रही होती है, उससे कुछ अलग ही हो रहा होता है, समझ रहे हो? तभी बोला जाता है थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है ये चैप्टर। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगी बेटा एटॉमिक रेडियाई की। डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम एनसीईआरटी में है, इसके जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी बस वही लिख लेना तो, ठीक है। ठीक है, अभी सब कुछ भूल जाओ जो मैं बता रही हूँ, बस उस पर फोकस करना। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है 3D सीरीज को, और जो ये ब्लू वाली लाइन है वो इंडिकेट कर रही है आपकी 4D सीरीज को, और ये जो रेड वाली लाइन है वो इंडिकेट कर रही है आपकी 5D सीरीज को। देख रहे हो ना, 3D 4D 5D, ठीक है। तो अगर मैं ग्रीन वाली लाइन की बात करूं तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो आपके एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसका कुछ इस तरीके से ट्रेंड दिखाया हुआ है एटॉमिक रेडियाई का। तो तुम्हें अगर मैं ग्राफ से थोड़ा सा देख के बताऊं, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि मैम यहाँ पे तो घट भी रहा है, फिर एक टाइम पे बराबर भी हो रहा है, फिर बढ़ भी रहा है? आप देख रहे हो, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर थोड़ा सा बराबर हो रहा है, और फिर एकदम बढ़ रहा है। क्या ये तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो ग्रीन लाइन से? यानी कि पहले डिक्रीज कर रहे हैं ये, फिर कांस्टेंट, और फिर इंक्रीज, ये हो रहा है एटॉमिक रेडियाई में। ध्यान रखना, मैं एटॉमिक रेडियाई की बात कर रही हूँ, मेटेलिक रेडियाई से मत रिलेट करना, उसका अलग डेटा है थोड़ा सा। देखो समझो, आसान है। देखो डिक्रीज का मतलब तो मेरे बच्चों को समझ में आता है, बचपन में पढ़े थे हम लोग कि लेफ्ट टू राइट जो होता है मेरा बेटा, साइज घटता है ना। अगर मैं स्कैंडियम से जिंक तक की लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो साइज मेरा क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि मेरा जैसे ही आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यस और नो। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से मेरा क्या हो रहा है? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज मेरा श्रिंक हो रहा है। क्या यही पढ़ते हो तुम लोग? तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो यही वाला रीजन आप दोगे, स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। लेकिन अगर मैं मेरा बेटा, अगर मैं बात करूं आयरन की, कोबाल्ट की और निकल की, तो इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है ऑलमोस्ट क्या होती है? बराबर होती है। मैम ऐसा क्यों? थोड़ा सा सोचते हैं ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि ना डी ब्लॉक में एनसीईआरटी ने सिर्फ लिख दी है चीजें, हमें उसका थोड़ा जस्टिफिकेशन ढूंढ के आना पड़ेगा कि ऐसा क्यों आई होंगी। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को लेके ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किए हैं। अब हमें इसका रीजन जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। देखो सोचो एक बार, तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो है ना,
D1 D2 D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, D3 D4 D5 D6। अगर आप देखोगे इसमें D6 है, D7 है, D8 है। आप देख पा रहे हो मेरा बेटा? तो D में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 7, D में 8, तो कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ क्या तुम बोल सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है? बोल सकते हो ना? फिर से सुनो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ देखो ना डी में इलेक्ट्रॉन भी भर रहे हैं। तो अगर डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो मैं बोल सकती हूँ ना डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को थोड़ा शील्ड कर पा रहे होंगे। बोलो क्या कहते हो? और इसी स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं कि रिपल्शन हो रही है ना? ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकती हूँ Yes, ma'am. आयरन कोबाल्ट निकल के केस में तुम खुद दिमाग लगाओ कि एटॉमिक रेडियाई बराबर क्यों आई होगी? क्योंकि मैम अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घट रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ रहा है। एक फैक्टर घटाने का काम कर रहा है, दूसरे वाला रेडियाई को बढ़ाने वाला काम कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे? बोलो बैलेंस। हाँ या ना? यस मैम। सोचो, मैं फिर बोल रही हूँ, जेड इफेक्टिव क्या कर रहा है? रेडियाई को कम करने का काम कर रहा है। रिपल्शन से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होता है, मतलब रेडियाई को बढ़ाएगा साइज को, तो वो बढ़ाने का काम कर रहा है। तो एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, तो यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बेसिकली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस। तभी बेटा इनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? बराबर होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर कोई एक फैक्टर डोमिनेंट करेगा या तो घटेगी या बढ़ेगी, बट यहाँ पे बराबर आ रही है, इसका मतलब दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बोलो बैलेंस कर रहे हैं। ये याद करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से समझनी पड़ेंगी बेटा चीजें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। मैं कोशिश कर सकती हूँ कि जितना हो सके कम ही चीजें आप लोगों को रटवाऊं, बट स्टिल आपको पढ़ना तो पड़ेगा। फिर मेरा बेटा यहाँ पे क्या है? देखो ना, कॉपर के केस में बढ़ गई, देख रहे हो? और जिंक के केस में तो और बढ़ गई, देख रहे हो? है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? कौन सा फैक्टर डोमिनेट किया होगा? शील्डिंग इफेक्ट वाला। यस और नो? क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पे D9 और यहाँ पे क्या है? D10 है, यानी कि डी में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज्यादा रिपेल करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा तुम बताओ? साइज क्या हो जाएगा? यानी कि अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है कॉपर और जिंक में मेरा बेटा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, या यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। तो इसीलिए ये ग्राफ तुम्हें कुछ इस तरीके से ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है। ऐसे बुलेट्स पॉइंट बना के लिखो। एनसीईआरटी में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ। एनसीईआरटी भी यही कहती है, आज मैं तुम्हें ग्रुप में भेज दूंगी कि तुम्हें कौन सा पेज पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी सेम यही बातें लिखी हुई हैं, बस तुम इसको अपने इस तरीके से लिखो ताकि जब रिवाइज करो तो पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े, बुलेट्स पॉइंट में ही याद कर लो। लेकिन अगर मान लो ये बोर्ड्स में आया तो क्या करोगे? तो तुम बुलेट पॉइंट्स में मत लिख के आना, इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा पैराग्राफ में लिखाना। तुम्हारे 3 नंबर तुम्हारे हाथ में कोई भी नहीं काट सकेगा। और इन वाले पॉइंट्स को हाईलाइट करके आना। हमेशा ध्यान रखना जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई क्योंकि मैं भी वहीं से थी तो मेरे को उसका ज्यादा मालूम है, ठीक है? तो जब भी आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है जरूर उसमें अंडरलाइन करके आया करो, क्योंकि केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में, शायद एचपी बोर्ड में भी वैसे ही होता होगा, आपका जो की कॉन्सेप्ट होता है ना सिर्फ उसी को ही देखा जाता है। जैसे अगर मान लो मुझे पता है स्कैंडियम से मैग्नीज डिक्रीज कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो मैं अंडरलाइन करके आऊंगी इसको। इन तीनों की बराबर हो रही है तो मैं इस वाले को जो मैं लिखूंगी जब आंसर, तो इसको हाईलाइट करके आऊंगी, और जब ये लिख के आऊंगी तो मैं इसको हाईलाइट करके आऊंगी। तो वो उसमें आगे पीछे आपने क्या लिखा हुआ है कोई मैटर नहीं करेगा, आपका की पॉइंट मैटर करेगा और आपको एकदम से 3 नंबर दे देगा।
केमिस्ट्री में ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर तुम्हें नंबर चाहिए केमिस्ट्री में बोर्ड्स में, अच्छे नंबर चाहिए, ठीक है। और इतनी इंग्लिश तो तुम लोगों को आती है कि तुम पैराग्राफ में अपने शब्दों में लिख के आ जाओगे इसको। बात ठीक है क्या, बताओ एक बार। चलो, उसके बाद देखो मेरा बेटा, अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, इधर आना, जो 4D और 5, कौन से कलर से दिखाऊं, व्हाइट से दिखा दूं क्या? जो 4D और 5D, देखो ये ब्लू वाली और रेड वाली लाइन बिल्कुल पास पास आ गई है, देखना एक बार, ये देखो ना, दिख रहा है, एरो और स्क्वायर से दिखाया हुआ, थोड़ा जूम करो, ये दिख रहा है, ये देखो एकदम ऐसा मिल रही है इससे। तो मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे, लिखो पॉइंट, लिखो नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, कि जो 4D और 5D की एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, सिमिलर है। अब इसका रीजन वैसे मैं तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी बता दूंगी, लेकिन अब क्योंकि मैंने पढ़ा ही दिया, अब मैंने छेड़ ही दिया है तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जब आप 3D से 4D और नीचे 5D पे आते हो, तो आपको पता है जो 5D वाले एलिमेंट्स होते हैं उसमें 4F वाला भरता है, याद करो। लेंथनम का 57 था, फिर होफमियम से लेकर क्या था लास्ट में, मरकरी था, याद है, यही था ना। तो यहाँ पे बीच में क्या आते हैं, ये 72 था, तो 58 से 71 आते हैं बीच में एलिमेंट्स, ठीक है। जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो कहाँ होती है, बोलो, 4F में हो रही होती है। और आप लोगों को पता है जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो F वालों का बहुत ही घटिया होता है, हाँ या ना? यस। तो क्या होगा इससे, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बिकॉज पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो 58 to 71 साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो एक बार बताओ, 57 के बाद 58 to 57 साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और फिर उसके बाद होफनियम चालू हो जाता है, तो इसमें इतना साइज डिक्रीज हो जाता है, हो गया ना ऑलरेडी। तो इतना साइज डिक्रीज हो जाता है कि 4D और 5D की रेडियाई क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। वैसे कायदे से तो क्या होना चाहिए, नीचे से ऊपर से नीचे जाते वक्त क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, साइज बढ़ता है तो रेडियाई भी बढ़नी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जो इसके बीच में ये काम कर दिया खराब 58 to 71 वाले एलिमेंट्स में, जिसमें साइज घट रहा है, एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की वजह से घट रहा है लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद होफनियम वाला स्टार्ट हो गया, तो ये भी क्या हुआ है, घटेगा। और इतना घटेगा, इतना डिक्रीज होगा कि उसकी रेडियाई 5D वालों की 4D के क्या हो जाएगी, बोलो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। यस और नो? यस। और इससे होगा क्या, अब ध्यान से सुनना मेरा बेटा, मैंने तुम्हें फिर से दोबारा आ जाओ, जो मैंने तुम्हें ट्रिक से सिखाया था, स्कैंडियम के बाद क्या था, यट्रियम और लेंथनम। अब तुम मुझे बताओ, ये 4D का है और ये 5D का है, क्या दोनों की बराबर होगी, मतलब सिमिलर होगी क्या? नहीं, नहीं, लेंथनम की ज्यादा होगी। पता क्यों? दोनों ही क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ में इलेक्ट्रॉन ही नहीं आता। तो जो 4D और 5D वाला कॉन्सेप्ट है ना, सिमिलर होगी, इसमें मत लगा देना, इसमें मत लगा देना, एनसीईआरटी आधी चीजें तो लिखती ही नहीं है भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, उसमें ऊपर से नीचे जाते वक्त बढ़ेगा ही। उसके बाद क्या आता है, जिरकोनियम, होफनियम, बराबर होगा। उसके बाद क्या आता है, बोलो, NbO, बरा नोबिता, मोटू, टंगस्टन, आयरन रूट गया, ओसम। गेटिंग माई पॉइंट? और क्या होता है, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, गोल्ड, टीना सिल्वर, चावला। और कोई रह गया क्या, टेक्टिनियम, टीना लिथियम। चावला।
हो गया सारे? इनकी क्यों बराबर है? ड्यू टू लेंथ एंड विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लो। मैंने मैसी कर दिया है थोड़ा, अपने उसमें नोटबुक में थोड़ा सा सही ढंग से लिख लेना। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा। ओके, यहाँ पे एक नेक्स्ट आता है मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस की हम बात करते हैं मेटल के बीच में। मेटल मेटल मतलब जो आपका मेटल लैटिस होता है। लैटिस का मतलब सुना है तुम लोगों ने कभी? लैटिस का मतलब सुना है? मैं बता देती हूँ। जैसे NaCl का तुमने सुना होगा कभी, लैटिस। NaCl में Na+ और Cl नेगेटिव। लैटिस का मतलब होता है 3D अरेंजमेंट होता है जिसमें एटम्स को अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैटिस। तो जैसे सोडियम का लैटिस, ठीक है, जैसे क्रोमियम का लैटिस, मैग्नीज का लैटिस, है ना। तो यहाँ पे बेटा एक एक्सेप्शन है। आज तक बच्चा ये कभी पढ़ के नहीं गया क्योंकि कभी ध्यान ही नहीं गया और कभी टीचर को भी नहीं लगा था कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आएगा, लेकिन इस बार आ गया था। पेपर में पूछा था मेटेलिक रेडियस, ऐसे कुछ सवाल पूछा था, बहुत ही घुमा के पूछा था। मैं 2025 और 24 के सवाल आप लोगों को दिखाऊंगी। हद ज्यादा घुमा के पूछे हुए हैं इस चैप्टर से, हद ज्यादा। तो क्योंकि वो मैं इसलिए नहीं करा पा रही अभी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी आगे का चैप्टर नहीं पढ़ाया है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एनसीईआरटी का डेटा है बेटा, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है डेटा। तो तुम एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, स्कैंडियम की रेडियाई जो है, मेटेलिक रेडियाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 164 है, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, ये कम हो रही है। क्रोमियम तक क्या हो रही है बोलो? डिक्रीज। देखो मैग्नीज की बढ़ गई, कैन यू सी दैट? ये याद करना है तुम्हें। फिर उसके बाद देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल की ऑलमोस्ट बराबर है जो मैं तुम्हें बता के आई हूँ। फिर कॉपर की बढ़ गई और जिंक की बढ़ गई, बाकी सब सेम है जो तुम्हें मैं पढ़ा के आई हूँ। लेकिन गड़बड़बाजी किसने कर दी? मैग्नीज ने। तो मैग्नीज के केस में ये ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने बुक से लिया ग्राफ। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, स्कैंडियम से क्रोमियम घट रहा है, मैग्नीज बढ़ा, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल बराबर, फिर कॉपर, जिंक बढ़ गया। कैन यू सी दैट? और इवन देखो मैग्नीज और जिंक की मेटेलिक रेडियस सेम है, 137। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि मेटेलिक रेडियस किसकी सबसे ज्यादा होती है, क्या जवाब दोगे तुम लोग? मैग्नीज और जिंक। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसकी ये देखने को मिली है मैग्नीज की। मैं फिर बोल रही हूँ, डी ब्लॉक में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज है जहाँ पे कुछ अंट शंट दे दिया, मतलब जो हम सोचते हैं वैसा हो ही नहीं रहा। हमारे हिसाब से मैग्नीज की कम होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ओके, सो सॉरी, स्कैंडियम की सबसे ज्यादा होती है, स्कैंडियम की सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आपकी टाइटेनियम की ज्यादा है, एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ ऐसे। सबसे ज्यादा स्कैंडियम की है, फिर टाइटेनियम की है, उसके बाद आपकी मैग्नीज और जिंक की है। ठीक है, मैंने मैग्नीज पे क्यों लगवाया सर्कल, समझ गए ना? क्योंकि हमारे हिसाब से मैग्नीज की कम होनी चाहिए ना, लेकिन वो तो जिंक के बराबर आई हुई है। ठीक है,
तो ये एक आप प्लीज मार्क कर लो इसको। जब तुम्हें एनसीईआरटी हाइलाइट्स मिलेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, उसमें ये सब चीजें मार्क्ड होंगी। अभी आप नोटबुक में लिख लो। आज के लिए बहुत है क्या इतना, या और कराऊं? हाँ चलो करा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं हल्का बहुत सा, बिकॉज वी हैव अ टाइम। हाँ बस क्या, वैसे तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, बस फिजिकल तो बर्बाद कर रखी है तुम लोगों ने, सबने नहीं, कुछ बच्चों ने। चलो आओ इधर आओ, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये ग्राफ ना मैं इंटेंशनली लगा रही हूँ यहाँ पे, एनसीईआरटी के ग्राफ है ना। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के लिए तुम लोगों को ना थोड़ा सा मेटेलिक, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, मेरे पास जगह थी ना, यहीं लिख देती हूँ। तुमने मेटेलिक बॉन्डिंग सुना, बताओ सुना है क्या? मैं बता देती हूँ। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग क्या कहते हो, मतलब जितना मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसका लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से। मैम ये क्या होता है, ये क्या बता रहे हो आप? देखिए एक बात बताओ, लेट से मैं किसी का भी लैटिस ले लेती हूँ, किसी का भी, सोडियम का ले लो तुम, किसी का भी ले लो, कोई भी XYZ एटम है, न्यूक्लियस होगा उसके पास, यस और नो? हाँ या नो होगा? यस। ठीक है ठीक है। जैसे अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूँ सोडियम का, सोडियम में क्या होता है, 3s1 होता है ना। यस मैम। ठीक है, तो इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो दिखा दूं ऐसे? होगा ना, दिखा सकती हूँ ऐसे, होगा ना, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, न्यूक्लियस है तो एक बात बताओ, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? अब एक मेटल को तो बहुत सारे मेटल घेरे हुए हैं, यस और नो, है ना। यस। मान लो मैं इसकी बात करती हूँ, बीच वाले की, तो इसको तो बहुत सारे घेरे हुए हैं। और एक बात बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो बीच में झूल रहा है, इसको हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ये वाला दूसरा मेटल है, वो इस इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यस और नो? इसका और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका और इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका और इसका। आप देख रहे हो आपस में क्या है, इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। मेटल का पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज उसका न्यूक्लियस। उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बोलो क्या कहते हो? हाँ मैम। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। metal is held by strong force of attraction between the nuclei and delocalized electron। delocalized मतलब क्या होता है, घूमता हुआ। मानते हो ये वाली बात? तो जितना ज्यादा मेटल और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना तुम्हारा लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा, यस और नो? क्या मैं इसमें एक और बात ये ऐड कर सकती हूँ, सोडियम के पास तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या मेरी मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, हाँ या ना? सोच के बताओ, बोलो। यस।
अभी तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो ये चला गया Na+, इसमें +2 का, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया ना, इसमें +1 का था, इसका डबल है। तो जितना ज्यादा आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, उतना क्या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा, बोलो, ऐसे समझ सकते हो। Yes. है तो ये सोडियम का ही, Na+ का लैटिस नहीं है, Na का ही है, इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ के नहीं जा रहा है उसको, वही है। और इसको हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं। तो मतलब मेरे बच्चों को एक चीज समझ में आ गई कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैं एक वर्ड बोलती हूँ, मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रोंगर विल बी द मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रोंगर विल बी द मेटल मेटल बॉन्डिंग। मैम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या है, अनपेयर्ड मतलब खाली सिंगल, बेचारा यही तो बनाएगा ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही तो बोल रही हूं ना मैं, बोलो, जोड़ी बन जाएगी फिर किसकी बात करेंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलती हूँ, इधर आओ एक बार, लेट्स से अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करती हूँ, ध्यान से सुनना, स्कैंडियम है, स्कैंडियम में क्या है मेरे पास 3d1 4s2 है, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ भाई, एक। टाइटेनियम में कितने हैं, सारे बच्चे बोलेंगे, दो। वेनेडियम में कितने हैं बोलो, 3। क्रोमियम में कितने हैं मैम, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, 6। आगे आ जाओ, कौन आता है इसके बाद, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, 3d5 4s2, यहाँ कितने हैं 5। आयरन में 3d6 4s2, 6 मत बोल देना, 4, क्योंकि 5 तो भर जाएंगे, फिर एक भरेगा तो 4 रह जाएंगे। कोबाल्ट में कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद कौन आता है, मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निक्कर कुर्ता जीन्स पहन ली, तो इसमें 0 अनपेयर्ड, इसमें 1 अनपेयर्ड और इसमें 2। पहले बताओ ये समझ में आया, ये कैसे मैंने लिख दिया, बोलो। यानी कि मैंने अभी बोला बेटा जितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मेरे को मतलब तो इनसे है ना, तो अगर जितने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी तो दोस्ती होगी ना स्ट्रॉन्ग, देखना एक बार। यस मैम। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में है, तो मैम 3D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो मैम क्रोमियम का होना चाहिए, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना लैटिस स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा तुम्हें टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, है ना, बॉयल के लिए। तो मैम क्रोमियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्या तुम्हें जो मैंने ग्राफ बनाया है, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे तुम्हें क्रोमियम दिखाई दे रहा है? नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा? अरे जूम कर लो ना। उसके बाद क्या दिखाई देना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, बताओ। अरे 5 मिनट पढ़ लो बस। क्या दिखना चाहिए? मैम 3D सीरीज में मेरा बेटा मैग्नीज दिखना चाहिए, मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए कि नहीं? मैम नो मैम कौन बोल रहा है, क्या आप सोए हुए हो क्या? हाँ मैम बोला मैम। लेकिन ग्राफ में देखो मैग्नीज कहाँ है, नीचे। तो यानी कि यहाँ पे आ गई, इनऑर्गेनिक ने अपनी असलियत दिखा दी। चलो अब यहाँ पे आते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा लिखो, पॉइंट्स बना के लिखो सारे बच्चे, शाबाश। चलो चलो, मैक्सिमम बस 2 मिनट लूंगी। मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है 3D सीरीज में? क्रोमियम का। फोर डी सीरीज में किसका है बोलो? मोलिबेल्डियम का। और
5D सीरीज में किसका है? सबसे पहाड़ की ऊंची चोटी पे कौन दिखाई दे रहा है? टंगस्टन। क्लियर? अरे बोल दो। Yes, ma'am. यस तो मैम। ये तो आपने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसमें और भी रहता है, वो मैं आप लोगों को बाद में समझाऊं क्योंकि आज हो नहीं पाएगा ये। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका होता है? डी ब्लॉक की बात करूं, पूरे डी ब्लॉक में टंगस्टन का होता है। फिर फोर्थ पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है कि मैम मैग्नीज का ज्यादा होना चाहिए था, टेक्टिनियम का भी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये तो ग्राफ में डिप आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ होगा? सोच के बताओ। क्योंकि मैम ये हाफ फील्ड है, एनसीईआरटी नहीं लिखती इसकी एक्सप्लेनेशन। मैम क्योंकि ये हाफ फील्ड है, D5 है, तो अगर ये 5 इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग करेगी क्या? नहीं करेगी, ये अपने पास रखेगी। दैट इज वाई आपको मैग्नीज और टेक्टिनियम में क्या देखने को मिल रहा है? बोलो। टिप देखने को मिल रहा है। उसके अलावा और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। रीनियम और ओस्मियम में से किसका ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट? रीनियम का ज्यादा है। देख रहे हो, इसमें नहीं आ रहा है टिप। कैन यू सी दैट? हमें ना खोज के निकालने पड़ेंगे सवाल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमें खोज के निकालने पड़ेंगे सवाल। ठीक है, देखो। और जिंक कैडमियम मरकरी का क्या होगा बेटा? लोवेस्ट होगा मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये क्या है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये सॉफ्ट मेटल भी होते हैं। बाकी ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लिख लिया ये पॉइंट? यस। ठीक है, अब वो वाली चीजें लिखो जो एनसीईआरटी नहीं बताता है। इधर आना एक बार। कॉपर सिल्वर गोल्ड में से तुम्हें किसका ज्यादा दिख रहा है मेरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट? देखना ध्यान से। कॉपर का ज्यादा दिख रहा है, फिर गोल्ड का, फिर सिल्वर का। कैन यू सी दैट? कॉपर गोल्ड सिल्वर, सिल्वर का सबसे कम है मेल्टिंग पॉइंट। देख रहे हो? Yes, ma'am. Yes. तो यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर में आप लिख सकते हो। पहले लिखो जो ग्रुप नंबर 3 और 12 है, ध्यान से लिखना। ग्रुप नंबर 3 कौन सा है? स्कैंडियम वाला और यट्रियम वाला। तो उसमें ये ऑर्डर रहता है, एनसीईआरटी नहीं लिखती है, लेकिन तुम लिखो। किसका ऑर्डर बता रही हूँ? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप नंबर 12 में क्या होता है? ये ऑर्डर होता है। ये याद करना है बेटा तुम लोगों को। एनसीईआरटी नहीं लिखती है, बट हमें ये लिखना है। ग्रुप नंबर 4 से लेकर 10 तक 5D सीरीज वाले का ज्यादा होता है, मतलब 5D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होती है। फिर 4D में और सबसे कम 3D में। इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 3D से 4D से 5D जाओगे, जो ऑर्बिटल है वो डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज मतलब समझ रहे हो ना, साइज बड़ा होता है ऑर्बिटल का, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, है ना? तो इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेटल मेटल बॉन्डिंग में। सो तो नहीं गए? No, ma'am. और एक ग्रुप नंबर अपना क्या बच गया? 11वां। तो उसमें होता है कॉपर गोल्ड और सिल्वर। कॉपर वायर्स यूज करते हैं ना, चांदी की क्यों नहीं करते हम वायर यूज? मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है इसीलिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको घर से पढ़ के आना
और बस एक ये क्वेश्चन कर दो ताकि मैं तुम्हें फ्री करूं, और जो असाइनमेंट मिलेगा ना उसमें जितने क्वेश्चन हुए उतने कर लेना, बाकी रहने देना। बस ये क्वेश्चन कर दो। क्या आंसर होगा मेरा बेटा? देख लो अब। कोई बच्चा अगर ये पढ़ के गया, तुम खुद बताओ, अगर कोई बच्चा पढ़ के गया वही बता पाएगा। बस यही डिसएडवांटेज है इनऑर्गेनिक कि हमें सब पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी को बिल्कुल छान मारना है हमें, ताकि कहीं से भी वो सवाल पूछ ले। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे हैंड ही रेज नहीं कर रहे, यही तो बुरा लगता है मेरे को। बाकी करो करो। आर्यन आप बताओ बेटा। आर्यन अरे बोल दो, कोई जल्दी बोल दो, देर हो रही है वैसे भी, जल्दी बोलो कोई। डी ऑप्शन। ठीक है, मैग्नीज में तो डिप है, टेक्टिनियम में भी डिप है, और ओस्मियम और रीनियम में किसका ज्यादा है? रीनियम का ज्यादा है। ठीक है, तो अभी तक जेई मेंस में इनमें से कुछ नहीं पूछा है, क्या पता आने वाले टाइम में पूछ ले। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन करेंगे। तो जितना करवाया है मैं